CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। पृष्ठ संख्या 7, इकाई 1, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य के मूलभूत आधार। पृष्ठ के बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है। छात्र इसको स्कैन करके पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस इकाई में शारीरिक गतिविधियों और व्यक्तिगत विकास के बीच संबंध पर बल दिया गया है। इसमें आरोग्य, मानसिक दृढ़ता, दलीय भाव और सुरक्षा नियमों के महत्व को समझाया गया है। खिलाड़ियों में शारीरिक चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा, साहस और अनुशासन विकसित करेंगे। वे अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे और आत्म सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना सीखेंगे। साथ ही वे यह भी सीखेंगे कि बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा अनुचित व्यवहार को पहचान कर शिकायत कैसे करें, जिससे एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाया जा सके। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर 2 बालक और 2 बालिका 4 पत्थरों का खेल खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 8, शारीरिक शिक्षा 1, गेंद उत्थानक खेल। गेंद उत्थानक खेल एक आनंददायक और रोमांचक गतिविधि है जो समन्वय, सामूहिक कार्य और गेंद नियंत्रण क्षमता का विकास करती है। यह खेल हमें मिलकर काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। गेंद को एक दूसरे की ओर फेंकते हुए जब हम निर्दिष्ट चिन्हों की ओर गति करते हैं, तब यह क्रिया परस्पर सामंजस्य के साथ कार्य करना सिखलाती है। ऊष्मीकरण, कलाई घुमाना, नितंब पेशी पर्यावर्तन। गतिविधि, गेंद उत्थानक खेल। शीतलीकरण, सौम्य व स्थिर प्रसारक व्यायाम। मुक्त चिंतन, मांसपेशियों को छूकर अनुभव कीजिए। कैसे खेलें? बिंदु 1, सबसे पहले मैदान पर 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक आयत बना लीजिए। बिंदु 2, आयत की मध्य रेखा से निश्चित अंतराल पर कुछ शंकु रखिए। बिंदु 3, विद्यार्थियों को युग्मों में विभक्त कीजिए। बिंदु 4, एक समय में 3 युग्म ही खेलेंगे। अन्य युग्म आयताकार खेल क्षेत्र की समापन रेखा के पीछे रखे शंकुओं के पास खड़े होंगे। बिंदु 5, मध्य रेखा के निकट शंकुओं के पास प्रत्येक युग्म एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े होंगे। बिंदु 6, जिस विद्यार्थी के पास गेंद है वह अपने साथी की ओर गेंद फेंकेगा। पृष्ठ संख्या 9। बिंदु 7, सामने वाला विद्यार्थी गेंद को लपककर पुनः साथी की ओर गेंद फेंकेगा। बिंदु 8, गेंद फेंकने और लपकने की पुनरावृत्ति के साथ ही दोनों साथी अगले शंकुओं की ओर गति करेंगे। बिंदु 9, हर बार लपकने और साथी को गेंद फेंकने के बाद युग्म अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। बिंदु 10, युग्म जब अंतिम रेखा तक पहुंच जाएगा तो वे गेंद को अगले युग्म को दे देंगे। बिंदु 11, खेल तब तक चलता रहेगा जब तक प्रत्येक युग्म को अवसर नहीं मिल जाता। इन 11 बिंदुओं से संबंधित खेल कैसे खेला जाए, यहाँ चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 10, मुक्त चिंतन, मांसपेशियों को छूकर अनुभव कीजिए। बिंदु 1,
गोले में खड़े होकर गेंद फेंकने की प्रारंभिक मुद्रा में आइए। बिंदु 2, स्वयं के पैरों की मांसपेशियों को सौम्यता से स्पर्श कर सुदृढ़ता और मृदुलता का अनुभव कीजिए। बिंदु 3, अपने शिक्षक से मांसपेशियों के नाम पूछिए एवं लिखिए। बिंदु 4, उपरोक्त प्रक्रिया अपने सहयोगी के माध्यम से भी संपन्न कर यह पहचाना जा सकता है कि कौन सी मांसपेशी गति करने पर क्रियाशील एवं कठोर हो जाती है। शिक्षकों के लिए सुझाव: इस पट्टिका के बाईं ओर एक शिक्षिका का चित्र दिया गया है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपने अग्रबाहु और अन्य मांसपेशियों की क्रिया के दौरान उनका अवलोकन करें। उन्हें समझाइए कि हमें अपने शरीर की जानकारी रखना आवश्यक है। साथ ही ध्यान रखिए कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे की व्यक्तिगत मर्यादा का सम्मान करें। जेंडर संवेदनशीलता और आदर भाव बनाए रखें। अनुभूति: जब आपके द्वारा फेंकी गई तथा लपकी गई तो उस क्रिया के समय क्या आपने अपने ऊर्ध्व तथा अधोकायिक मांसपेशियों की गति को अनुभव किया? पृष्ठ संख्या 11। शारीरिक शिक्षा 2। घोर पड़ीची शेपटी यानी गोह की पूंछ। घोर पड़ीची शेपटी खेल अत्यंत रोचक एवं आनंददायक है। इससे सहयोग करने की प्रवृत्ति और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। सोचिए कि आप एक घोरपड़ अर्थात जिसे गोह या गोयरा भी कहते हैं की तरह दौड़ रहे हैं और अब खेलते खेलते पीछा करने के इस खेल का आनंद लीजिए। ऊष्मीकरण, पार्श्वचाल, पश्चचाल और मध्यम गति की दौड़। गतिविधि: गोह की पूंछ। शीतलीकरण: एक पैर का घुटना मोड़कर सीने से लगाना, दोनों घुटनों को मोड़कर सीने से लगाना। मुक्त चिंतन: सामूहिक कार्य करना। कैसे खेलें? बिंदु 1, विद्यार्थियों को 5 या 8 सदस्यों के समान संख्या के दलों में विभाजित कीजिए। बिंदु 2, प्रत्येक दल एक सीधी रेखा में अपने आगे खड़े हुए साथी विद्यार्थी की कमर पकड़ते हुए गोह का निर्माण करेंगे। बिंदु 3, चिन्हों तथा शंकुओं द्वारा खेल मैदान का सीमांकन करेंगे। बिंदु 4, प्रत्येक दल के अग्रिम पंक्ति का विद्यार्थी दूसरी दल के सबसे अंतिम विद्यार्थी अर्थात पूंछ को छूने का प्रयत्न करेगा, परंतु सुनिश्चित करेगा कि इस प्रयास में अपनी पंक्ति के अंतिम विद्यार्थी अर्थात पूंछ को स्पर्श न करें। बिंदु 5, शिक्षक के संकेत पर सभी दल खेल प्रारंभ कर देगा तथा विद्यार्थी एक दूसरे की पूंछ को छूने का प्रयास करेंगे। पृष्ठ 12। बिंदु 6, विद्यार्थी अपने दल में संवाद एवं एकजुटता बनाए रखेंगे। बिंदु 7, जब भी किसी दल का प्रथम विद्यार्थी दूसरे दल के अंतिम विद्यार्थी को स्पर्श कर लेगा, उस दल को 1 अंक मिलेगा। बिंदु 8, विद्यार्थी अंक अर्जित करने के उपरांत क्रम स्थिति में परिवर्तन किए बिना भी खेल को निरंतर खेला जा सकता है। बिंदु 9, यह खेल निर्दिष्ट समय जैसे 10 मिनट तक चलेगा। बिंदु 11, पूर्व निर्धारित समय सीमा में जो दल सर्वाधिक अंक अर्जित करेगा वह दल विजयी होगा।
पृष्ठ के ऊपरी भाग में 1 से लेकर 11 बिंदुओं तक घोर पड़ीची शेपटी खेल कैसे खेलें का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 13 मुक्त चिंतन, साथ मिलकर कैसे काम करें। बिंदु 1 गोह की पूंछ खेल में हमने सीखा कि कैसे परस्पर सहयोग से त्वरित गतियां संभव हैं। चिंतन कीजिए कि तीव्र गति से खेलते समय आपको किससे सहायता मिली। बिंदु 2 क्या आपने कभी कनखजूरा देखा है? वह अपने सारे पैर एक साथ हिलाता है। अगर हमें भी अपने पैरों को मिलाकर चलना हो तो हम कैसे चलेंगे जिससे हम तीव्रता से चल सकें। बिंदु 3 चर्चा कीजिए कि मराठी योद्धा तानाजी मालुसरे ने दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार गोह का सहयोग लेते थे। पृष्ठ के ऊपरी भाग में गोह के खेल का चित्र दिया गया है। अनुभूति, समूह खेलों में सामंजस्यपूर्ण गतिविधियां अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सहायक होती हैं। पृष्ठ संख्या 14 शारीरिक शिक्षा 3 नालुगु राल्ला अत्ता अर्थात 4 पत्थरों का खेल। नालुगु राल्ला अत्ता एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो खासकर दक्षिण भारत जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत लोकप्रिय है। इस खेल का नाम तेलुगु भाषा में है और इसका अर्थ है 4 पत्थरों का खेल। वहां यह खेल 5 बच्चों द्वारा खेला जाता है। इनमें से 4 खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं और एक खिलाड़ी होता है जिसे दांव देने वाला अर्थात डेनर कहा जाता है, जिसका काम अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। इस खेल में चारों खिलाड़ियों को डेनर से बचकर भूमि पर रखे हुए 4 पत्थरों को इकट्ठा करना होता है। इसके लिए उन्हें चतुराई से चलना, तीव्रता से दौड़ना और एक दूसरे का सहयोग करना होता है। ऊष्मीकरण, पैरों के खिंचाव हेतु व्यायाम, टखने घुमाव, हाथों का घुमाव, पंजों का उठाना। गतिविधि, नालुगु राल्ला अत्ता अर्थात 4 पत्थर का खेल। बुद्धिमत्ता से पत्थरों को इकट्ठा करने का प्रयास। शीतलीकरण, जांघ की आगे की मांसपेशी का समूह अर्थात क्वाड्रिसेप्स एवं 4 आर्म्स मांसपेशियों का खिंचाव अर्थात कलाई का खिंचाव व्यायाम। मुक्त चिंतन, मानसिक क्षमता का विकास। कैसे खेलें। बिंदु 1 सबसे पहले वैसा ही मैदान बनाइए जैसा यहाँ दिखाया गया है। उसमें बॉक्स और रास्ते बने होंगे। बिंदु 2 अब उन रास्तों के केंद्र में 4 पत्थर रख दीजिए। बिंदु 3 4 बच्चे अपने अपने बॉक्स के अंदर खड़े होंगे और बीच वाले रास्ते पर जैसा चित्र में दिया गया है चारों पत्थर रखे जाएंगे। 5वां विद्यार्थी दांव देने वाला डेनर बनेगा। बिंदु 3 से संबंधित चित्र पृष्ठ के दाईं ओर दिया गया है। लाल बिंदुओं से विद्यार्थियों की गतिविधियां दी गई हैं तथा नीले बिंदुओं से डेनर्स की गतिविधियां दी गई हैं। पृष्ठ संख्या 15। पृष्ठ 15 पर 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें नालुगु राल्ला अत्ता यानी 4 पत्थरों का खेल कैसे खेला जाता है का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 16। बिंदु 4 आपको बीच में रखे पत्थरों को उठाना है, लेकिन ध्यान रहे
कि दांव देने वाला विद्यार्थी आपको न पकड़े। दांव देने वाला विद्यार्थी केवल बॉक्स के साथ बने रास्ते में घूम सकता है, वह किसी भी बॉक्स के अंदर नहीं जा सकता। बिंदु 5, पत्थर उठाने के लिए आप चाहें तो अपने साथियों के साथ मिलकर प्रयास कर सकते हैं या अकेले भी प्रयास कर सकते हैं। अंत में यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे के पास एक एक पत्थर होना चाहिए। बिंदु 6, जब सब बच्चों के पास पत्थर आ जाएंगे तो सब मिलकर दांव देने वाले विद्यार्थी से पूछेंगे गुम्पू या चुटू। बिंदु 7, अगर दांव देने वाला विद्यार्थी गुम्पू कहेगा तो सभी बच्चे अपने पत्थर लेकर एक ही चुने हुए बॉक्स में इकट्ठा हो जाएंगे। बिंदु 8, अगर दांव देने वाला विद्यार्थी चुटू कहेगा तो प्रत्येक विद्यार्थी 3 चक्कर बॉक्स के चारों ओर लगाएगा और फिर अपनी जगह पर लौटेगा। इसी बीच दांव देने वाला विद्यार्थी उन्हें पकड़ने का प्रयास करेगा। बिंदु 9, अगर कोई विद्यार्थी बॉक्स के बीच रास्ते से निकलते समय दांव देने वाला विद्यार्थी द्वारा छू लिया जाता है तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। खेल तब तक चलता रहेगा जब तक अंतिम विद्यार्थी बाहर नहीं हो जाता। मुक्त चिंतन, मानसिक रूप से सशक्त बनना। बिंदु 1, सबसे पहले अपने साथियों से बात कीजिए और बताइए कि किस किस बॉक्स को पार करते समय पकड़े जाने का डर लगा। बिंदु 2, जब आपको पकड़े जाने, हारने या खेल से बाहर होने का डर लग रहा था तो आपने इस डर का सामना कैसे किया। अनुभूति, हमें नए नए कौशलों को सीखना चाहिए तथा बिना परिणाम की चिंता किए खेलों को पूरे आनंद से खेलना चाहिए। अगर हम सीखने पर अधिक ध्यान देंगे तो हम मानसिक रूप से सशक्त बनेंगे। पृष्ठ संख्या 17, गिद्ध गुडकावन। गिद्ध गुडकावन ये एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें गिद्ध और मुर्गियों का पीछा करने का दृश्य बनाया जाता है। इसमें एक खिलाड़ी गिद्ध बनता है और बाकी खिलाड़ी मुर्गी बनते हैं। मुर्गियों को उनकी मां बचाने का प्रयास करती है। यह खेल गांवों में बहुत खेला जाता है और इससे फुर्ती, सामूहिकता और रणनीति कौशल का विकास होता है। तीव्र गति से भागने और एक दूसरे की सहायता करने वाला यह खेल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है और यह हमें सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। ऊष्मीकरण, कंधों को घुमाना, वामावर्त पाद प्रसार, हाथों को आगे पीछे झुलाना। गतिविधि गिद्ध गुडकावन। शीतलीकरण, जांघ की आगे की मांसपेशियों यानी क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव, हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर खींचना। मुक्त चिंतन, एक दूसरे के लिए कार्य करना। कैसे खेलें। बिंदु 1, सबसे पहले एक विद्यार्थी को गिद्ध के रूप में चयनित कीजिए। अन्य सभी विद्यार्थी मुर्गियां बनेंगे। मुर्गियां एक पंक्ति में तथा सबसे आगे मुर्गियों की मां खड़ी होगी। बिंदु 2, गिद्ध मुर्गियों को पकड़ेगा। यह ऐसे हैं जैसे गिद्ध अपना शिकार पकड़ने का प्रयास करता है। मुर्गियों की मां का काम है अपनी मुर्गियों को बचाना और गिद्ध को रोकना। बिंदु 3, सारी मुर्गियां एक दूसरे की कमर पकड़कर पंक्ति बनाएंगी। गिद्ध हमेशा पंक्ति की अंतिम मुर्गी को पकड़ने का प्रयास करेगा। मुर्गी की मां अपने बच्चों को बचाने के लिए बीच में आकर रास्ता रोकेगी। बिंदु 4, खेल तब तक चलता रहेगा जब तक सारी मुर्गियां पकड़ी न जाएं या गिद्ध हार मानकर छोड़ न दे। बिंदु 5, गिद्ध जिस मुर्गी को पकड़ लेगा वह बाहर हो जाएगी। अंत में जो अंतिम मुर्गी बचेगी वही असली
वही अगली बार गिद्ध बनेगी। बिंदु 6, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वह इसे खेलते हुए एकाग्र रहें और फुर्ती से खेलें, जिससे वह पकड़ में आने से बच पाएं। पृष्ठ संख्या 18। पृष्ठ में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र गिद्ध गुड़कावन का खेल खेल रहे हैं। मुक्त चिंतन, एक दूसरे के लिए कार्य करना। बिंदु 1, जब गिद्ध अंतिम मुर्गी को पकड़ने आया तो तुमने उसे बचाने में क्या भूमिका निभाई? बिंदु 2, अलग अलग क्षमताओं और जेंडर वाले विद्यार्थी मिलकर खेलेंगे तो वे किस तरह की योजना बनाकर खेलेंगे जिससे वह मुर्गियों को बचा सकें? अनुभूति, समूह के रूप में जीतना आवश्यक है, न कि केवल अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान देना। पृष्ठ संख्या 19। शारीरिक शिक्षा 5, स्टैंड अप, स्पीक आउट। स्टैंड अप, स्पीक आउट या बुली रोल प्ले एक बहुत ही उपयोगी गतिविधि है। इसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि बुलिंग करने अर्थात चिढ़ाने, डराने या परेशान करने के क्या-क्या असर होते हैं। बुलिंग किन-किन रूपों में हो सकती है और ऐसी स्थिति में हमें किस तरह सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस गतिविधि में विद्यार्थी अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं, कभी बुलिंग करने वाले की, कभी जिसे बुलिंग किया जा रहा है और कभी आसपास खड़े देखने वालों की भूमिका। इस तरह भूमिका अभिनय यानी रोल प्ले के माध्यम से बच्चे वास्तविक परिस्थिति में सही और उपयुक्त व्यवहार करना सीखते हैं। ऊष्मीकरण, बगल में झुकना, रस्सी कूदना, कूल्हे यानी ग्लूट्स की मांसपेशियों में खिंचाव। गतिविधि, खड़े होकर अपनी बात कहना। शीतलीकरण, हाथ झुलाना, कंधे घुमाना, जांघ की पीछे मांसपेशी यानी हेमस्ट्रिंग तथा पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव। मुक्त चिंतन, एक दूसरे के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार। कैसे खेलें? बिंदु 1, सबसे पहले सभी बच्चों को 2 दलों में विभाजित कर दीजिए। बिंदु 2, बच्चे सामान्य रूप से खो-खो खेलेंगे। बिंदु 3, यहाँ रोचक बात यह होगी कि शिक्षक बिना किसी को बताए 4 बच्चों को अलग-अलग भूमिकाएं देंगे। याद रखिए कि यह भूमिका किसी को भी नहीं बतानी है। बिंदु 4, ये भूमिका होंगी। 1, बुलिंग, यह विद्यार्थी दूसरों को अलग-अलग नामों से चिढ़ाएगा, धक्का देगा या गुस्सा दिखाएगा। 2, लक्षित या पीड़ित, विद्यार्थी ऐसे दिखाएगा जैसे उसे बहुत परेशान किया जा रहा है, भले ही वह जानता हो कि बुली जानबूझकर अभिनय कर रहा है। 3, बायस्टैंडर, ये बच्चे बस देखते रहेंगे, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे बुली के साथ मिलकर लक्षित या पीड़ित को अधिक परेशान करेंगे। 4, अपस्टैंडर, यह विद्यार्थी आगे आकर बुली का सामना करेगा और लक्षित या पीड़ित का साथ देगा। 5, खेल पूरा होने के बाद हम सब मुक्त चिंतन करेंगे तो बुलिंग पर चर्चा करेंगे। पृष्ठ 20। पृष्ठ के अंत में एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे स्टैंड अप, स्पीक आउट खेल खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 21। मुक्त चिंतन, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना। सब गोल घेरे में बैठिए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। बिंदु 1, अगर आपके साथ बुलिंग होती तो आपको कैसा लगता? बिंदु 2, कोई विद्यार्थी दूसरों को बुली क्यों करता है?
बिंदु 3, खेल में जो बच्चे केवल देखते रहे यानी बायस्टैंडर्स, उन्होंने क्या किया और इस कारण से स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। बिंदु 4, बुलिंग को रोकने या रोकथाम करने के लिए और क्या किया जा सकता था। अनुभूति, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आप अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। जब आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे। पृष्ठ संख्या 22, शारीरिक शिक्षा 6, बुलिंग निवारक नाटक। बुलिंग निवारक नाटक का उद्देश्य यह है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में आत्मविश्वासी बने और आपस में सम्मान और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखें। किसी को भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान करना बहुत गलत है। इसका बुरा प्रभाव न केवल पीड़ित पर पड़ता है, अपितु जो परेशान करता है उसके लिए भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस नाटिका के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमें ऐसे बुरे व्यवहार को कैसे रोकना है और इसे समाज से पूरी तरह कैसे दूर करना है। ऊष्मीकरण, अपने मुख के हाव भाव से क्रोध, आनंद, पीड़ा, सुख और व्याकुलता जैसी भावनाओं को प्रकट करने का अभ्यास। गतिविधि, बुलिंग निवारक नाटक। शीतलीकरण, गहरी सांसों द्वारा क्रोध और चिंता को दूर करने का अभ्यास करना। मुक्त चिंतन, प्रत्येक से अच्छा व्यवहार करना। कैसे खेलें। बिंदु 1, सबसे पहले विद्यार्थियों को 7-8 समूहों में बांटिए। बिंदु 2, प्रत्येक समूह को कुछ परिस्थितियां दी जाएंगी। इनमें ऐसी परिस्थितियां होंगी जैसे किसी का उपहास उड़ाते समय असहज या गलत टिप्पणी करना, जिसमें अशोभनीय बातें हों, अनुचित ढंग से छूना या चुभोना या साथियों द्वारा दबाव डालना, यानी जो बातें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गलत मानी जाती हैं। बिंदु 3, प्रत्येक परिस्थिति में बच्चों को अलग अलग भूमिकाएं दी जाएंगी, जैसे अपराधी, पीड़ित आदि। नाटक अभिनय के उद्देश्य को विस्तार से समझाया जाएगा कि उत्पीड़न कैसा होता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। बिंदु 4, इसके पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए उस स्थिति को नाटक के रूप में प्रस्तुत करेगा। बिंदु 5, नाटक खत्म होने के पश्चात सभी अपना अनुभव साझा करेंगे और वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए यह सीखेंगे। पृष्ठ संख्या 23, इस पृष्ठ के मध्य में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं बुलिंग निवारक नाटक का अभिनय कर रहे हैं। मुक्त चिंतन, उत्पीड़न निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। एक घेरे में बैठकर इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बिंदु 1, बुलिंग की परिस्थिति का सामना करना एवं प्रति उत्तर देना आपके लिए किस प्रकार चुनौतीपूर्ण था। बिंदु 2, यदि वास्तविक जीवन में आपके सामने ऐसी ही स्थिति आ जाए तो आप उससे किस प्रकार निपटेंगे। पृष्ठ संख्या 24, शिक्षक के लिए सुझाव। बिंदु 1, इस नाटक से पूर्व शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के प्रावधानों को पढ़ना चाहिए। बिंदु 2, शिक्षक को 7 से 8 विद्यार्थियों का समूह बनवाकर अलग अलग काल्पनिक परिस्थितियों पर नाटक तैयार करने का प्रयास करना चाहिए।
बिंदु 3, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह नाटक एक सुरक्षित वातावरण में हो जिससे बच्चे बिना डर के अपनी बातें और भावनाएं साझा कर सकें। बिंदु 4, ध्यान दें कि नाटक की सभी परिस्थितियां, पात्र और उनकी भूमिकाएं काल्पनिक हैं तथा सीखने हेतु सुरक्षित परिवेश है। बिंदु 5, नाटक इस तरह से तैयार कीजिए कि बच्चे गुड टच और बैड टच की पहचान कर सकें। बिंदु 6, विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक करें कि यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं की शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं और कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अनुभूति, यौन उत्पीड़न एक दंडात्मक अपराध है। इसमें कठोर न्यायिक दंड मिल सकता है। पृष्ठ संख्या 25, स्व आकलन। कथन को पढ़िए और अपने लिए सबसे उपयुक्त उत्तर पर निशान लगाइए। खेल के मैदान पर सुरक्षा। 1, मुझे लगता है कि खेल सुरक्षित हो सकते हैं। 2, कुछ खेल दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। 3, अधिकांश खेल सुरक्षित हैं। 4, सभी खेल सुरक्षित हैं। 5, यदि खेल सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखभालपूर्ण दृष्टिकोण। 1, मुझे अकेले खेलना पसंद है। 2, कभी-कभी मुझे अपने सहपाठियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। 3, मैं अधिकतर समय मैदान में खेलना पसंद करता या करती हूँ। 4, मुझे सदैव समूह में खेलना पसंद है। 5, मुझे समूह में खेलना पसंद है क्योंकि मैं दूसरों के साथ खेलने के लाभों को समझता या समझती हूँ। बुलिंग को समझना। 1, मेरे आसपास बुलिंग नहीं होती। 2, जब मेरे आसपास बुलिंग होती है तो मैं बुलिंग को पहचान लेता या लेती हूँ। 3, मैं बुलिंग को पहचानने में सक्षम हूँ और ऐसा होने पर मैं विरोध करता या करती हूँ। 4, मैं बुलिंग को पहचानकर बुलिंग से पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखता या रखती हूँ। 5, अगर मेरे आसपास कोई बुलिंग करता है तो मैं उसका सामना करने में सक्षम हूँ। पृष्ठ संख्या 26, बुलिंग को समझें। 1, मेरे आसपास बुलिंग नहीं होती। 2, बुलिंग होती है तो मैं इसे पहचानने में सक्षम हूँ। 3, मैं बुलिंग को पहचानने में सक्षम हूँ और ऐसा होने पर मैं विरोध करता या करती हूँ। 4, मैं बुलिंग की पहचान करने और पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखने में सक्षम हूँ। 5, यदि मेरे आसपास बुलिंग होती है तो मैं उसका सामना करने में सक्षम हूँ। भावना नियंत्रण। 1, मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल लगता है। 2, मुझे निराशा होती है जब परिस्थितियां मेरे अनुसार से नहीं होती। 3, कभी-कभी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता जिससे निराशा हो जाती है, लेकिन मैं बहुत शीघ्र सामान्य हो जाता या हो जाती हूँ। 4, मैं खेल के दौरान शांत रहने में सक्षम हूँ। 5, मैं शांत रहने में सक्षम हूँ और दूसरों को शांत होने में सहायता करता या करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया। ध्वन्यांकन प्रसून कुमार। संपादन कुसुमलता।
निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।